तो सर अभी क्या कोई ऐसा अपडेट है क्या कि सरकार क्या कोई नई योजना लाने जा रही है ईपीएस 95 पेंशनधारकों के लिए, इसी में सुधार करना चाहती है? शायद एक तो संगठन को जागरूक करने में, लोगों को जागरूक करने में संगठन की 90% एनर्जी खर्च होती है। तो सर अभी तक मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे संगठन, जैसे ईपीएस 95 की जो पेंशन धारक है लगभग 78 लाख की संख्या है, तो आपके हिसाब से अभी कितने परसेंट ईपीएस 95 पेंशन धारकों तक आप अपनी बातें पहुँचा पाए हैं? नहीं, अभी हाल ही में जो आपने अभी फंड बढ़ाने की बात की या कंट्रीब्यूशन जो 15,000 की सीलिंग लिमिट है अभी, इसको 30,000 करने का सवाल भी उठा था, तो इसके पॉजिटिव रिस्पांस हालांकि लोकसभा राज्यसभा से आया है। लेकिन जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांग के बारे में सवाल आता है तो उस पर श्रम मंत्रालय की ओर से साफ मना कर दिया जाता है। अभी हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। एक हायर पेंशन को लेकर भी एक अपडेट लोकसभा राज्यसभा से आया है कि 90% लोगों जिन्होंने एप्लीकेशन किया है उनको हायर पेंशन देना स्टार्ट हो गया है, ऐसा करके। गलत बात है, गलत बात है। मैं हायर पेंशन के बारे में बहुत सारे मुद्दे हैं जो एनएससी उठाएगी और उठा भी रही है। उसमें तीसरी बात एक और बताता हूँ जिसके लिए हम लड़ेंगे। 2014 के बाद वालों को हम पेंशन देंगे, पहले वालों को नहीं देंगे। उन्होंने क्या किया? हाँ, उन्होंने नमस्कार सोलंकी जी, बहुत दिनों बाद ये प्रत्यक्ष हमारी मुलाकात हो रही है। और हमें ऑन द वे भोपाल से जब हम बुल्ढाना जा रहे थे तो बीच में बैतूल में आपसे मिलने का मौका मिला, आपके घर आने का मौका मिला। आपका चैनल का हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं सभी लोग, और उस पर बहुत रिलायबल इन्फॉर्मेशन आती है, तो इसलिए लोग आपका चैनल देखते भी बहुत है, ईपीएस वाले। तो अभी हम लोग यहाँ से गए थे, बुल्ढाना से हम जब निकले तो बुल्ढाना से होके हम दिल्ली गए। 18 को निकले, 19 को पहुँचे, और 19 को हमने बहुत कोशिश की मंत्री जी को मिलने की, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम उनसे मिले थे तो उन्होंने ये कहा था कि हम आपको बुलाएंगे और आपको हम बुला के आपसे बात करेंगे और जो कुछ है उसमें आपको मतलब बताएंगे क्या है क्या नहीं। तो इस हिसाब से हमने उनसे कोशिश की मिलने की, और तो नहीं मिल पाए। फिर 20 तारीख को हमने, अब इतनी दूर दिल्ली जा रहे हैं तो हमारे उत्तराखंड की टीम ने 20 तारीख को उत्तराखंड में प्रोग्राम रखा था काशीपुर में, तो हम वहाँ गए। काशीपुर बहुत ठंड थी और काशीपुर में हमने ये प्रोग्राम किया। बहुत से लोग आए थे, इतने ठंड में भी उत्तराखंड से लोग आए थे, पूरे उत्तराखंड से, और बड़ा वहाँ पे बहुत उत्साहित लोग थे। अच्छा कार्यक्रम हुआ। उसके बाद हम लोग काशीपुर से फिर पंजाब में बहादुरगढ़ गए। अम्बाला के बाद में बहादुरगढ़ है, वहाँ पे अच्छा कार्यक्रम हुआ, बड़ा कार्यक्रम हुआ। वहाँ के सभी लोग वहाँ पर आए, अलग अलग विभागों के लोग थे और बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। उसके बाद हम यमुना नगर में जाके ठहरे, हरियाणा में। वहाँ की जो हमारी राज्य स्तरीय कार्यकारिणी है उनसे मिले, उनसे बातें की, और फिर सुबह उनके साथ नाश्ता करने के बाद हम लोग यमुना नगर से फिर कोटा गए। कोटा में ये हमारी पहली मीटिंग थी, और कोटा में ईपीएस 95 के बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वो अभी तक अवेयर नहीं है। तो लोगों का अवेयरनेस बढ़ाना ये तो राष्ट्रीय संघर्ष समिति का पहला कर्तव्य है। तो हम वहाँ गए, वहाँ लाखेरी सीमेंट प्लांट्स और भी बिरला सीमेंट प्लांट्स, बहुत सारे उद्योग है, इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड है, ये सारे लोग आए थे। और ये सभी लोग आए और अच्छा खासा माहौल था और बहुत अच्छी मीटिंग हुई, कमेटियाँ बनाई गई, और राजस्थान में अभी हमारा काम बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। फिर कोटा के बाद हम वहाँ से आए, रात को कहीं बीच में मुक्काम करके फिर 11 बजे आज भोपाल की मीटिंग हुई। और भोपाल की मीटिंग भी लोगों से ज़्यादा अलग अलग संगठनों के नेताओं की उसमें ज़्यादा उपस्थिति थी, और ये सब लोग मिलके अभी आगे चल के और हमारा संगठन का दायरा बहुत बढ़ेगा, क्योंकि ये लोग जो आज तक संगठन से नहीं जुड़े थे, बड़े नेता हैं, वो जुड़े हैं। अभी इसके बाद जो मीटिंगें होगी भोपाल में वो देखने लायक होगी।
तो ये सब करके फिर हम जाते जाते आपके यहाँ जानबूझ के रुके कि हमारा साथ बहुत पुराना है, आपने ये विषय बहुत पहले से उठाया है। और अब मुझे अभी तक याद है, शायद 2016-17 में, 18 में, 19 में 2019 में हमने यही बैरागढ़ में, भोपाल में बहुत बड़ी सभा की थी। उस समय आप आए थे, हमारा इंटरव्यू लिया था, जो तकरीबन 40 मिनट का इंटरव्यू 5 लाख से ऊपर लोगों ने देखा। तो ये बहुत प्रचार प्रसार में आप बहुत सहायक सिद्ध हुए हैं। और इसमें क्या है, एक तो संगठन को जागरूक करने में, लोगों को जागरूक करने में संगठन की 90% एनर्जी खर्च होती है। तो सर अभी तक मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे संगठन, जैसे EPS 95 की जो पेंशन धारक है लगभग 78 लाख की संख्या है, तो आपके हिसाब से अभी कितने % EPS 95 पेंशन धारकों तक आप अपनी बातें पहुँचा पाए होंगे? सर अभी रिटायरमेंट जो लेटेस्ट आंकड़ा है 81.5 लाख लोग हैं। अभी क्या है, हम कितने लोगों को पहुंचा पाए इसका कोई स्टैटिस्टिक्स तो हमारे पास नहीं है, लेकिन जो वीडियो बनते हैं आपके माध्यम से और माध्यम से, कई यूट्यूबर्स बनाते हैं, तो वो तो लोगों तक बात पहुंचती है। अब यहाँ तक तो बात पहुंची है कि हम कहीं जाते हैं तो लोग हमको पहचानते हैं तो शायद हमारी बात भी जानते होंगे या पहचानते होंगे। तो ये चीज़ें होती है और मेरे ख्याल से अवेयरनेस बहुत बढ़ गया है। ओनली एक बात है, जब हम दिल्ली में या बड़े कहीं एक जगह आंदोलन करते हैं तो लोग आ नहीं पाते, क्योंकि लोगों के पास पैसा भी नहीं है, लोगों के पास आरोग्य नहीं है, शक्ति नहीं है, और घर वाले भी उनके ऊपर बंधन डालते हैं। तो वृद्ध होने के कारण लोग जमा नहीं हो पाते। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम वहाँ जाते हैं। चलो भैया, आप एक जगह नहीं आ सकते, हम तो घूम सकते हैं। हाँ, ये अपनी जगह जगह दौरा करते हैं, जगह जगह दौरा करते हैं, तो वहाँ के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। और आजकल सोशल मीडिया का भी बहुत प्रभाव है, तो उसकी वजह से भी काफ़ी प्रचार प्रसार होता है। अभी देखिए, यहाँ से हम बुल्ढाना जाएंगे। कल हमारे बुल्ढाना के आंदोलन को 7 साल, मतलब जो अनशन चल रहा है, क्रमिक अनशन, उसको 7 साल पूरे हो रहे हैं। 24 दिसंबर 2018 को हमने ये आंदोलन शुरू किया था बुल्ढाना में। लगातार कोरोना के दौरान भी ये आंदोलन चलता रहा। अभी उस आंदोलन को 7 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में वहाँ बहुत बड़ा मोर्चा निकलेगा और बहुत बड़ी सभा होगी। और इसका कारण ये है कि गवर्नमेंट को या सरकार को हम ये जताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि भाई इधर देखो, आप ये क्या हो रहा है, ये आप देखिए। और ये 7 साल से बूढ़े लोग अगर ठंडी में, बारिश में, धूप में बैठते हैं एक झोपड़ी नुमा, रात को दिन को, तो ये तो हम तो अपना कार्यक्रम करते रहेंगे, लेकिन सरकार की जो जिम्मेदारी बनती है, जो उन्होंने इस तरफ देखना चाहिए, उनको अवेयर करने के लिए, अभी लोगों को अवेयर करना हो गया, अब सरकार को भी अवेयर करना पड़ रहा है। इतने सरकार तो बहुत बड़ी यंत्रणा है, उनके इतने हाथ। अभी कहाँ तक पहुँची सर बात? अब देखिए, लास्ट टाइम जब हमारी मंत्री जी से मुलाकात हुई थी 13-14 अक्टूबर में, और दोनों दिन हमारी मीटिंग हुई थी, मंत्री जी ने ये स्पष्ट कहा था कि देरी हमसे हो रही है, लेकिन हम काम करने जा रहे हैं। ये उनके शब्द हैं, और मैंने भी देखा वो प्रामाणिकता से लगे हैं। उनका जो भी अब उनको जैसे पैसों का वैल्यूएशन, पहले EPFO के पास कितना पैसा है, कहाँ इन्वेस्टेड है, ये मेरा अपना मानना है। तो उसका हिसाब जब तक नहीं होगा तब तक तो EPFO की तरफ से वो कमिटमेंट नहीं दे सकते कि हम इतना देंगे उतना देंगे। तो इसलिए वो उनको एक मालूमात करना, उसके ऊपर कुछ कमेटी बिठाना या जो भी है, तो वो शायद वो सारी व्यवस्था हो चुकी होगी। अब उसके बाद जब ये इन्फॉर्मेशन आएगी तब उनको पता चलेगा कि भाई हमारी मांग पूरी करने के लिए उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कितना पैसा लेना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से तो ये जल्दी से जल्दी होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट भी इस मामले में सीरियस है। मैं आपको बता दूं, कई बार ऐसा लगता है कि जैसे हम सरकार की पक्ष में बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, हम अपने पक्ष में बोल रहे हैं। लेकिन जो सरकार में इतने बड़े बड़े लोग हैं, उनके वचन वो टाल नहीं सकते। जो उन्होंने कहा है सामान्य लोगों के उत्थान के लिए, ये उनका भी तो अंत्योदय का सपना है, और ये अंत्योदय का ही विषय है। तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, हम जब 2 बार मिले तो उन्होंने दोनों बार ये कहा कि ये होना चाहिए, मैं आपका काम कर रहा हूँ, ये उनके शब्द है।
तो हम उनके शब्द पर विश्वास रखना ज़रूरी है। वो देश के इतने बड़े नेता है। आप पॉलिटिकल व्यू कोई भी रख सकते हो, किसी भी एंगल से, आप चाहे उनके विरोधी हो या साथीदार हो, जो भी है, लेकिन हम जो निष्पक्षता से नॉन पॉलिटिकल आंदोलन चला के वहाँ तक बात पहुँची है। वित्त मंत्री जी से हमारी 3 बार बात हुई है, उन्होंने भी कहा है कि योर प्रॉब्लम इज जेन्युइन, मेरे पास आएगा तो मैं मदद करूँगी। श्रम मंत्री जी भी बहुत जेन्युइनली काम कर रहे हैं। ये हमें देखने से, वहाँ जाने से, बात करने से, अलग अलग अधिकारियों से बात करने से ये पता चल रहा है। तो इसका मतलब है कि काम हो रहा है। अब हमारा प्रश्न ये है संदीप जी कि हमारे लोग रोज़ाना 200 से 250 मरते हैं, ये स्टैटिस्टिक्स है। अब आप तो बहुत मतलब अच्छा चैनल चला रहे, आप देखिए उन्हीं के एनुअल रिपोर्ट में विडो पेंशनर्स की संख्या 2018 तक की 20 लाख थी, और 15 से 18 तक इतने सालों में अगर 20 लाख लोग मरते हैं तो एक दिन में कितने मरते हैं आप रेशियो निकाल सकते हैं। इट्स ऑलमोस्ट मोर देन 200 पीपल पर डे। तो ये समस्या देख के हम सरकार को हमारी तरफ जल्दी से जल्दी काम करने का हम उनको गुहार लगाते हैं और इसीलिए आंदोलन करते हैं। आंदोलन करना कोई हमारा पेशा नहीं है, ना हमारा शौक़ है, लेकिन अगर ये यश प्राप्ति करना है, इतने बड़े यंत्रणा का अगर आपको ध्यान खींचना है, तो आपको आंदोलन के सिवाय पर्याय भी नहीं है। सामान्य लोग हैं हम, तो इसीलिए ये करना पड़ता है। और हमारे जो आंदोलन है, आपने देखा होगा, एक मर्यादा में रह के करते हैं हम लोग। हमारे भावनाएं तीव्र है, लेकिन कहीं तोड़ फोड़, कहीं कुछ जलाना, कुछ किसी प्रकार की हिंसा, इसमें हम विश्वास नहीं रखते। हम तीव्र आंदोलन कर सकते हैं, सरकार को एम्बेरस भी कर सकते हैं अगर करना है तो, लेकिन नहीं, हम ये कारुण्यमय आंदोलन है और हम इसी तरीके से करके सरकार को हम अपनी तरफ करेंगे, आकर्षित करके हमारा काम करवाएंगे। और हमें विश्वास है कि आने वाले कुछ दिनों में सरकार हमारी तरफ ध्यान देगी। मैक्सिमम बजट सेशन तक हम विश्वास करते हैं कि सरकार ध्यान देगी। अगर बजट सेशन तक कुछ नहीं होता है तो यकीन मानिए संदीप जी, फिर इस आंदोलन की दिशा बदलेगी, बहुत तीव्र दिशा होगी, और हम कुछ नहीं तो हम अपने आप को कुछ कर सकते हैं जिससे सरकार की साख बिगड़ सकती है। तो इसलिए ये भ्रम में कोई न रहे कि ये लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। जिसको कुछ खोना नहीं होता है वो कुछ भी कर सकता है। तो ये सरकार ने भी ध्यान में रखना चाहिए कि लोगों की भावनाओं की भी एक सीमा होती है, और वो सीमा का अगर उल्लंघन किया गया तो फिर कोई सीमा, कोई मर्यादा नहीं रहेगी, और कुछ नहीं, मतलब हम तो डूबे सनम ऐसा हो जाएगा, आपको भी ले डूबेंगे। तो ये हम ये स्थिति नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर काम नहीं हुआ तो लोगों के मर्यादा को भी, एक संयम को भी एक सीमा है। तो मैं चाहता हूँ सरकार उसकी परीक्षा न ले। ये हमारे बूढ़े लोग हैं, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, गुरुदेवो भव की संस्कृति है, और उस देश में आप वृद्धाश्रम खोल रहे हो। ये बहुत ही मतलब इलॉजिकल बात मुझे लगती है। और वृद्धाश्रम खोलने से अच्छा है जो वृद्ध है उसको उसके घर में फाइनेंशियली एम्पावर करो, उसके जेब में 10-15 हज़ार रुपये डालो, तो वो अपनी जो घर में उसकी दादा नाना, ये जो इमेज है, फादर इन लॉ, भाई, ये बचा के रख सकता है ना। अब उसके पास कुछ भी नहीं है तो वो क्या करेगा, वो तो असहाय होगा घर में भी। तो इसलिए आंदोलन है। ये आंदोलन केवल पैसों का विषय नहीं है, ये हमारे संस्कृति का और हमारी व्यवस्था में हमारे बुजुर्गों की जगह का, अस्तित्व का, वजूद का ये विषय है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सरकार इस विषय को जल्दी से जल्दी उसका संज्ञान लेते हुए इसका सॉल्यूशन निकाले। सर, अभी क्या कोई ऐसा अपडेट है कि सरकार क्या कोई नई योजना लाने जा रही है इस 95 पेंशन के लिए, इसी में सुधार करना चाहती है? देखिए, अब मुझे तो इसके बारे में इतना मालूम नहीं, लेकिन इतना मैं बता सकता हूँ कि जो न्यू लेबर कोड आ रहे हैं उसके साथ जो व्यवस्था, मतलब जो अभी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आने के लिए उद्योगपतियों को सुविधा देनी पड़ेगी, उसी प्रकार कामगारों को भी सुविधा या कम से कम उनके कुछ रूल्स रेगुलेशन करने पड़ेंगे। 29 कायदों से उन्होंने 4 कोड बनाए। अब वो 4 कोड जब इम्प्लीमेंट हो गए
उसी के साथ पेंशन का मुद्दा भी इम्प्लीमेंट होगा। ये मुझे मेरा अपना गेस है और शायद वही होगा, क्योंकि ये जो होलिस्टिक सुधार है, जो कॉम्प्रहेंसिव सुधार है, उसमें जैसे आपके लेबर कोड में या जो वर्किंग क्लास है उनके कोड में जैसे सुधार होंगे, तो उन्हीं के क्लास से जो रिटायर्ड होते हैं वही लोग हैं, तो उनकी पेंशन में भी सुधार होंगे। अब वो किस प्रकार होंगे, उसमें हमने जो सरकार को हमारी तरफ से जो बताया था वो 3 चीज़ें बताई थी कि ईपीएफओ अपना पर्स जितना हो सके ढीला करें, जो गांठ बांध के रखी है पक्की और कुंडली मार के उसके ऊपर बैठे हैं हमारे धन के ऊपर, उसकी गांठ थोड़ी ढीली करें। दूसरा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो श्रमयोगी मानधन योजना को 100% कंट्रीब्यूशन करती है, तो हमारे इसमें 1.16 एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर के लिए देती है, और बढ़ा के पेंशन फंड में 5-6% का इसमें पैसा दे, 5-6% दे, और हमारी तरफ से जो हमारे 8.33 कटते हैं उसको 12% काटे पूरे, और जो 15,000 की सीमा है उसको 30,000 करें, ताकि ज़्यादा लोग भी इस दायरे में आए। हम भी चाहते हैं ये फंड विश्व का नंबर 1 फंड बने, और ये फंड भी बढ़े, और फंड बढ़ाने वाले या इस पर्टिकुलर जो सीबीटी है, ट्रस्ट है, उसमें कंट्रीब्यूट करने वाले लोगों का भी फ़ायदा हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसा जमा करके इनको बुढ़ापे में छोड़ दिया, ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम भी सरकार की मदद करेंगे, फंड को बढ़ाएंगे और लोगों की सुविधा भी उसकी तरफ से बढ़नी चाहिए, ये हमारा मानना है। अभी हाल ही में जो आपने अभी फंड बढ़ाने की बात की या कंट्रीब्यूशन जो 15,000 की सीलिंग लिमिट है अभी, इसको 30,000 करने का सवाल भी उठा था, तो इस पर पॉजिटिव रिस्पांस हालांकि लोकसभा राज्यसभा से आया है, लेकिन जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांग के बारे में सवाल आता है तो उस पर श्रम मंत्रालय की ओर से साफ मना कर दिया जाता है। अभी हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। अभी रिसेंटली शोभा करंदलाजे जी जो हमारी मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, ऑनरेबल शोभा जी ने एक उत्तर में कहा कि ये डिफाइंड कंट्रीब्यूशन का स्कीम है, इसमें डिफाइंड कंट्रीब्यूशन होती है और डिफाइंड इसके बेनिफिट्स है, और उस हिसाब से पेंशन मिलती है जो आपने मिनिमम 1,000 कर दी है, ये उन्होंने कहा है। अब उसके कुछ दिन पहले, मतलब 14 अक्टूबर को हमारी जब चर्चा आदरणीय मंत्री महोदय से हुई, मनसुख भाई मांडविया जी से, तो उन्होंने चर्चा होने के बाद उन्होंने कहा देखो भाई मैं सिंसियर हूँ। हमने कहा सर सिंसियर है तो फिर आप लिख के दे दो, हम अभी, क्योंकि लोग भी हम पे भरोसा क्यों रखे भाई, हम कुछ दे नहीं पा रहे उनको। ये भी बहुत बड़ा सवाल उठा है कि 10 सालों से डिमांड चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्यों लोग क्यों भरोसा रखें मुझ पर भी, उनको मालूम है हमारे प्रयत्न, हम प्रयत्नशील है, प्रयत्न बहुत करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ रिजल्ट कुछ नहीं आ रहा है। तो हमें डिस्क्रेडिट करने का गवर्नमेंट का कोई इरादा तो नहीं। हमने उनको पूछा कि भाई ना देते हुए हमको अगर आपको खारिज करना है तो हम तो उसके हिसाब से कोई नया रास्ता अपनाएं। करेक्ट। तो उन्होंने वो बोले ऐसा कुछ नहीं है, हम सिंसियर है। हमने बोला लिख के दीजिए सर। तो अभी मंत्री जी ने जो निर्देश दिए उसके हिसाब से हमें उस दिन के मीटिंग का मिनट्स के तौर पे क्या क्या हुआ, कैसे चर्चा हुई और क्या क्या करने जा रहे हैं, इस पर एक लिखित पत्र ईपीएफओ का मिला है। तो कई लोग, हमारे भी लोग, अभी सभी लोग तो सभी सिस्टम के बारे में जानते नहीं, तो कुछ लोग बोलते भाई मंत्री जी की साइन नहीं। अरे मंत्री जी साइन नहीं करते भाई, वो निर्णय लेते हैं, साइन तो ब्यूरोक्रेट ही करेगा। कुछ यूट्यूबर्स लोग भी ऐसी भाषा करते हैं। अब इसमें क्या है, देखिए एक तो ये है कि अगर आपको अच्छा काम भी करना है ना, कोई भी अच्छा काम करना है, तो आपको गाली खाने की तैयारी रखनी पड़ेगी। ये हमने अपने मन में ठान लिया है कि अगर आपको अच्छा काम करना है तो गाली खानी पड़ेगी, क्योंकि सभी लोग एक जैसे नहीं होते। आपके विचार सबको बराबर लगे ही नहीं, लेकिन जहाँ तक एनएसी का सवाल है, 95% लोग एनएसी पे विश्वास रखते हैं, 5% नहीं रखते। तो ठीक है भाई, 100 में से 95 इज़ ए गुड स्कोर, मतलब मेरिट में पास हो रही है एनएसी। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, एनएसी की बात कर रहा हूँ। तो हमारा काम है, और ये कोई हमें किसी ने पैसा दे के काम नहीं दिया है। हम किसी के
पेमेंट लेके सैलरी लेके काम नहीं कर रहे हैं। ये जो लोग अभी ये दीदी है, ये भाई इनके हस्बैंड है, ये सब अपना घर छोड़ के जो दौड़ भाग करते हैं पूरे देश में। इस बात की तारीफ आपकी चैनल पे बहुत कमेंट आते हैं कि जी। ये पहली समिति है जो EPS 95 के लिए इतना संघर्ष कर रही है। हाँ। और भी समितियां हैं, लेकिन वो साल में 1-2 आंदोलन किया उन्होंने, हो गया। अब देखिए संदीप जी, इसके बारे में तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन इतना कहूँगा, हमारा ऑर्गेनाइजेशन नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। NSC का झंडा ऐसा झंडा है जिसके नीचे बैठने के लिए सिर्फ 2 ही क्वालिफिकेशन चाहिए। इसमें आपको कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं चाहिए, कौन से पक्ष पार्टी से है इससे कोई लेना देना नहीं, कौन से धर्म से है, कौन से जात से, इसको NSC से कुछ लेना देना नहीं। NSC के 2 क्वालिफिकेशन चाहिए इसके झंडे के नीचे बैठने के लिए। एक तो आप भारतीय है और दूसरा आप EPS के मतलब पेंशन धारक है। इसके सिवा हम किसी को कुछ नहीं पूछते, क्योंकि ये मामला सामाजिक मामला है और इसको हम सामाजिक तौर पे हैंडल कर रहे हैं। ये कोई पॉलिटिकल मामला नहीं है। संदीप जी, मैं छोटे मुंह बड़ी बात कहूँगा कि इतनी ट्रेड यूनियनें हैं, अब इतना काम इतने सालों से कर रहे हैं, उन्होंने कभी ये सवाल क्यों नहीं उठाया पेंशन का? क्योंकि पेंशनर्स ट्रेड यूनियन के मेंबर नहीं होते। जब तक वो पावती फाड़ने की स्थिति में है तब तक वो मेंबर है। जब वो रिटायर हो गए तो वो मेंबर नहीं है। तो ये, और जो ट्रेड यूनियनें हैं, आप कोई भी ट्रेड में, BMS, इसमें खुली बात है, इसमें कोई किसी पे आरोप लगाने की बात नहीं है। BMS है BJP की है, इंटक है कांग्रेस की है, ITEC C2 जो भी है वो कम्युनिस्टों की। तो आप कामगारों के नहीं है, आप पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी लेके कामगारों में आए हो। NSC पहली संगठन ऐसी है जो पॉलिटिकल पार्टी, किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलेटेड नहीं है। ये टोटली एंड टोटली कामगारों का पक्ष है। ये टोटली कामगारों के लिए काम करती है और उसके लिए कामगार ही देव, हमारा भगवान है और उसके लिए हम काम करेंगे। वो हमारा राम है, हम सब उसके हनुमान हैं। तो ये हमारा मानना है। एक हायर पेंशन को लेकर भी एक अपडेट लोकसभा राज्यसभा से आया कि 90% लोगों जो जिन्होंने एप्लीकेशन किया है उनको हायर पेंशन देना स्टार्ट हो गया है। गलत बात है, गलत बात है। मैं हायर पेंशन के बारे में बहुत सारे मुद्दे हैं जो NSC उठाएगी और उठा भी रही है। उसमें 3 मुद्दे हैं जिस पर एड्रेस करना सरकार को ज़रूरी है। पहली बात तो ये EPFO में बहुत पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, लेकिन पढ़े लिखे होने से कुछ नहीं होता, आपको संवेदनशील भी होना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, बीच में एप्लीकेशन करो, विंडो खोल दिया। अब तुमने एडवर्टाइजमेंट ही नहीं की, लोगों को मालूम ही नहीं है, तो कुछ लोगों को जिनको मालूम हुआ उन्होंने एप्लीकेशन ऑनलाइन कर दिए, बाकी बैठे रहे अंधेरे में। फिर NSC ने एक बार मीटिंग में फिर उन पर दबाव डाला। मंत्री जी ने बड़े अच्छे मन से, भले मन से उन्होंने कहा नहीं, एक बार खोलो उसको। एक बार और खोला गया, फिर उसको एडवर्टाइजमेंट नहीं किया गया, तो कुछ लोग आ गए, कुछ लोग रह गए। तो आपको, और फिर तीसरी बात ये है, अभी एक तो विंडो को खोलना चाहिए एक बार, और हम रिक्वेस्ट करेंगे भाई आप 1 महीने के लिए हायर पेंशन के लिए जो एप्लीकेशन करना चाहते हैं खोलो, उसको दे दो समय। दैट्स वन। आप देने की इच्छा रखती है तो फिर दे दो उसको। दूसरी बात, जो रिजेक्शन रेट है इतना हाई है, 17 लाख लोगों के एप्लीकेशन गए थे, उसमें से तकरीबन 12 लाख रिजेक्ट हो गए। कुछ लोग 2 लाख तो एम्प्लॉयर ने रिजेक्ट किए, 11-12 लाख तो EPFO ने रिजेक्ट किए, बेनिफिशियरी मात्र 1-2 लाख लोग हैं। तो ये जो है ये गलत है। आपको देना है तो आप उसको, उसकी जो अमल है वो करो, वरना ये जो लिपापोती है दैट इज़ नॉट गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम। सुप्रीम कोर्ट का कहना है आप दो। उसमें तीसरी बात एक और बताता हूँ जिसके लिए हम लड़ेंगे। 2014 के बाद वालों को हम पेंशन देंगे, पहले वालों को नहीं देंगे। उन्होंने क्या किया? हाँ, उन्होंने 2014 वालों के पहले ने क्या गुनाह किया भाई? आप स्वार्थी हो, EPFO स्वार्थी है। आप देखिए, मैं ये इल्ज़ाम लगा रहा हूँ। आपको लगता है कि आप जो कर रहे हैं, बिल्ली दूध पीती है आंखें मूंद के, तो इसका मतलब ये नहीं कोई और नहीं देख रहा है। आप देखिए उनकी क्या नीयत है। उनकी नीयत ये है कि 2014 वाले से पहले वालों को एरियर्स ज़्यादा देना पड़ेगा और उनकी पेंशन बनेगी कम। बट एरियर्स ज़्यादा देना पड़ेगा तो मेरा पैसा चला जाएगा ज़्यादा।
इसलिए ये नहीं दे रहे हैं। ये गलत बात है। जिस आदमी का जो बनता है आप दो। या तो आपने इन्वेस्टमेंट में गलतियां की है, या तो अपना पैसा बढ़ा कैसे नहीं भाई, सभी तो पैसे बढ़ते हैं, आपका पैसा कैसे घटता है? या ये सवाल है जो लॉजिक कोई भी पूछेगा आपको कि अगर आपको देना है तो आप ढंग से दो, इज्जत से दो। दान भी देते हैं तो इज्जत से देते हैं, फेंक के नहीं देते। यहाँ पे भी आपको अगर इन लोगों को, बूढ़े लोगों को उनका पैसा वापस करना है और जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है उसके हिसाब से करना है, तो आपको उनको इज्जत से देना पड़ेगा। आपको 2014 के लोगों को भी आपको पैसा देना पड़ेगा। इसके लिए हम संघर्ष करेंगे। ये ऐसा नहीं है कि आपने लिपापोती कर दी और बस आपने बोला वो विंडो अभी बंद हो गया। अरे विंडो कौन सा बंद हो गया? क्यों? कोई खोल नहीं सकता क्या उसको? कहाँ ताला क्या तुमने समुंदर में फेंका क्या? अरे सॉफ्टवेयर की विंडो है, खोलो उसको, दे दो लोगों को। और मैंने तो पहले से हमने एक सजेशन दिया था संदीप जी सरकार को, अगर आपका चैनल सरकार तक पहुंचता है तो मैं उसको दोहराता हूं। हमने कहा था 7,500 महंगाई भत्ता पहले डिक्लेयर कर दो, आपके हायर पेंशन के मामले इतने खत्म हो जाएंगे, ऑलमोस्ट बहुत ही कम रह जाएंगे। इन्होंने माना नहीं। हाँ, या तो मिनिमम पेंशन ले या हायर पेंशन ले। तो अभी 7,500 और डीए रहेगा तो मिनिमम पेंशन के लिए डीए की वजह से लोग आएंगे, और हायर पेंशन के जिनको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है और डीए नहीं चाहिए, और जिनको अपने उम्र के बारे में गारंटी कि मैं इतने साल जीऊँगा, वही लेगा पैसा भर के, लेकिन एरियर्स भी मिल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। मैं ये 3 चीज़ें सरकार के पास हम रखने जा रहे हैं। एक बार आपको एप्लीकेशन के लिए विंडो ओपन करनी है, दूसरी बात रिजेक्शन रेट कम करने हैं। आप बोल रहे हो संदीप जी, ये बोलते हैं ये आपका नाम इसमें बराबर नहीं है इसलिए वो नहीं खुलता है पोर्टल। अरे तो तुम्हारे जो पीपीओ है उसमें जो नाम है उस पर खुलना चाहिए। वो पीपीओ दिया अलग नाम से, पेंशन दे रहे हैं पीपीओ दिया अपने बाबूराम के नाम से, और आधार कार्ड लिखा है बीआर, और बोलते हैं आधार कार्ड जब डालोगे तब पीपीओ खुलेगा। ऐसे कैसे? तुम्हारी सिस्टम या आपकी सिस्टम किस रेफरेंस पे चल रही है? वो चल रही है आपके पीपीओ के रेफरेंस पे। आज अगर मुझे 1,700 800 जो भी अपमानजनक पेंशन मिल रही है, किसी के नाम से मिल रही है? किसी नाम से मिल रही है ना भाई। पीपीओ में मेरा नाम है, वही लिखो, उसी से खुलना चाहिए। तो भैया गलत ताले को गलत चाबी देके तुम हमें बरगला रहे हो, मत करो। ये ईपीएफओ को मैं बोलने वाला हूँ, मतलब हम। तो ये सारी चीज़ें हायर पेंशन के मामले में भी हम दखल देंगे और सरकार के पास गुहार लगाएंगे। अभी हमारी सरकार से सबसे यही विनती है कि ये मामला, इसको आप एक फाइनेंशियल मामला करके मत देखिए। ये आपके देश के बूढ़ों की संस्कृति का सवाल है। देश के ये जब पहली पीढ़ी और तीसरी पीढ़ी कनेक्ट होगी कुछ चॉकलेट से, 200 रुपये से, 500 रुपये से, तब आपकी संस्कृति का वहन और जतन होगा। संस्कृति का वहन जतन करने का एक ही नियम है, पहली पीढ़ी और तीसरी पीढ़ी का संबंध, और वो बनेगा आपके उनको, इन वृद्धों को उनके घर में फाइनेंशियल एम्पावर करने से। वृद्धाश्रमों की संख्या भी घटेगी। तो आप ग्राउंड लेवल पे, ज़मीन पे बैठ के विचार करो। आप ऊंचे स्तर पे, ऊंचे बिल्डिंगों में बैठ के मैं अधिकारी हूँ ये विचार करोगे तो भैया एक समय आएगा आपका भी बस बल्ब फ्यूज हो जाएगा, और तब पता चलेगा 100 वाट का और 0 वाट का एक ही कीमत में तराजू में तोला जाता है। आपका देश है, आपके हाथ में आज अधिकार है। आपको उस देश को आगे बढ़ाने के लिए उन कृतज्ञता, जिन्होंने काम किए पूरी ज़िंदगी, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना ज़रूरी है। किसी ने कहा है धर्म की व्याख्या एक ही शब्द में की जा सकती है, कृतज्ञता। चाहे वो ईश्वर की हो, चाहे हमारे ऊपर उपकार करने वाले किसी की हो, चाहे हमारे साथी की हो। इतना ही कहना चाहूँगा संदीप जी। अच्छा, अभी ये क्या पीएमओ वगैरह से, प्रधानमंत्री जी से मिलने वगैरह का भी कोई प्रोसेस चल रहा है सर? नहीं, देखिए प्रधानमंत्री जी को हम 2 बार मिल चुके हैं। अब राजा ने जब बोला है कि हम आपको देने वाले हैं, तो हम बीच में हमको क्यों बुलाएंगे? जब देना है तब बुला लेंगे वो।
तब तक हम भी जाके हम क्या बोलेंगे और वो क्या बोलेंगे। उन्होंने दूसरी बार जब हम बोले थे तो हमने बोला सर आप तो प्रधानमंत्री जी है, आप डिक्लेयर कीजिए। बोले नहीं प्रधानमंत्री नहीं, मैं प्रधान सेवक हूँ। मैं उनके शब्द बताता हूँ, और मैं डिक्लेयर नहीं कर सकता, डिक्लेयर तो मैं ही करूँगा, निर्णय भी मैं लूँगा, लेकिन ये डेमोक्रेसी है भाई, ये कोई राजेशाही नहीं है। तो ये लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में बहुत बड़ी प्रोसेस होती है, इसमें ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व होती है, सारी चीज़ों के हिसाब किताब होते हैं, और वो सभी करके जब फाइनल मामला मेरे पास ही आएगा तब मैं डिक्लेयर करूँगा। अब जब ऐसी स्थिति आएगी तो शायद वो हमें बुला भी लेंगे, क्योंकि उनको भी मालूम है ये लोग प्रामाणिकता से इसमें प्रयत्न कर रहे हैं, और वो अभी बुला के हमको क्या बताएंगे वो। तो इसलिए मेरा ये विचार है कि जिसका काम है उसको करने दीजिए। हम भी अपना काम कर रहे हैं, और हम अपना काम, हमारा काम का तरीका थोड़ा अलग है, क्योंकि हम मांगने वाले हैं, आंदोलनकारी हैं। सरकार का अलग होता है क्योंकि वो तिजोरी के रक्षक है, और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि वो तिजोरी के रक्षक भी नहीं, बट कुंडली मार के बैठे, जैसे ईपीएफओ ऑर्गेनाइजेशन है, थर्ड क्लास ऑर्गेनाइजेशन है। तो सॉरी फॉर द लैंग्वेज बट इट्स ट्रूथ। अच्छा सर, बीच में अभी आपने जी इस बात पर भी जिक्र किया था कि आपकी डिमांड 7,500 की है और सरकार थोड़ा कम देना चाहती है, तो अभी क्या सरकार का कुछ ऐसा? देखिए, 2-3 संकेत मैं बताता हूँ जी। पहले बीएमएस 5,000 रुपये मांग कर रही थी, और उन्होंने एक आंदोलन भी किया पूरे देश में, तो 10-12 जगह पे आंदोलन हुआ, आप तो उसके साक्षी है। जी जी। और हर आंदोलन में 10-12 लोग गए थे, वो भी मुंह छुपा के कि कोई देख तो नहीं लेगा कि ये 5,000 मांगने वाले कौन है, हमारा हक मारने वाले कौन है। और उसके साथ 8 दिन हमारा आंदोलन प्री प्लान था, पूरे देश में आंदोलन हजारों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। सरकार के भी ध्यान में ये आया होगा, या बीएमएस के भी ध्यान में आया होगा। अब बीएमएस का लेटेस्ट डिमांड है 7,500 और महंगे भत्ता। हम उसके लिए बीएमएस के शुक्रगुजार है, ऐसी बात नहीं, धन्यवाद करते हैं उनका। और उन्हीं का नहीं, सभी ट्रेड यूनियनों ने हमें समर्थन पत्र दिए हैं। सभी पॉलिटिकल पार्टियों का हमें पूरा पाठिंबा है, पूरा सहयोग है। कोई भी अपोजिशन वाले, सत्ताधारी, सभी 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 कोई मुझे आंदोलन दिखाए इतिहास में कि जंतर मंतर पे एक आंदोलन के लिए 26 सांसद एक दिन में आते हैं, अनपैरेलल है जी। आप मुझे इतिहास में एक उदाहरण दिखाइए संदीप जी, कि एक आंदोलनकारियों को मंत्री जी बुला के लिखित आश्वासन देते हैं। तो ये किस किस चीज के लक्षण है? ये तो इसी के लक्षण है कि हमारा काम होने वाला है। सांसदों की ओर से तो हर राज्यसभा में हो या लोकसभा में हो, हर एक दो दिन में कोई ना कोई अपडेट, क्वेश्चन उठ ही रहा है। ये सभी अलग अलग पार्टियों के, अलग-अलग बीजेपी की बहुत लोगों का, बीजेपी के 7 सांसदों ने सवाल पूछा है। तो हम सभी के प्रति कृतज्ञ हैं, इन्होंने हमारे लिए कष्ट किए, वहाँ पे सवाल उठाए। मंत्री जी के भी लिए हम कृतज्ञ हैं। बस रिजल्ट नहीं मिल रहा, उसी की समस्या है थोड़ी सी, रिजल्ट नहीं आ रहा है, बस वही। अब क्या है कि वो मुहूर्त नहीं निकल रहा है। अभी अच्छे कामों का मुहूर्त हर बार हर जगह होता है, शुभ कार्य, शुभ दिन, तो क्या बोलते, शुभ लग्न हर जगह होता है। तो वैसे ही इसका भी अभी मुहूर्त निकलेगा। आई एम वेरी श्योर कि जहाँ प्रधानमंत्री जी स्वयं इसके संरक्षक है तो करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और आदरणीय मंत्री जी भी इस पर लगे हैं। हम चाहते हैं कि इसका रिजल्ट जल्दी से जल्दी हो। ठीक है, पेंशन धारकों को आप क्या संदेश देंगे सर? लास्ट में थोड़ा सा वो दीजिए। पेंशन धारकों को मैं यही संदेश दूंगा कि आप संयम से तो बहुत रहते हैं, आप शांतता से। अभी कई यूट्यूबर्स हमको बरगलाते हैं जी, फेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा है, कुछ नहीं होने वाला, ये नहीं देंगे, ये कमांडर राउत आपको झूठ बोल रहा है, ये विश्वास रखिए। जब तक आप अपने कार्य पर, अपनी संस्था पर विश्वास और श्रद्धा और सबूरी नहीं रखेंगे, आपका कुछ नहीं होने वाला। आपको विश्वास रखना है, मैं आपको गारंटी देता हूँ। मैं सरकार का नुमाइंदा नहीं हूँ, मैं आपका नुमाइंदा हूँ, आपका प्रतिनिधि हूँ। और इसीलिए, और आपने मुझे मेरा बल आप है, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका काम होने वाला है। और किस तरीके से होने वाला है वो सरकार देख रही है, हम भी देख रहे हैं, हम सोए नहीं हैं। और अगर हमारा काम जो समय निर्धारित हमारे मन में है, अगर उसके पहले नहीं होता है, तो आप आंदोलन के लिए भी तैयार रहना है हमको। दोनों, देखिए, हम 2 तरह की स्ट्रैटेजीज कर रहे हैं।
पहली बात, हम चर्चाएं कर रहे हैं, हम चर्चा में विश्वास रखते हैं, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स में विश्वास रखते हैं। और ये उदाहरण हमारे रामायण महाभारत में भी है। रामायण में हनुमान जी अंगद जी गए थे प्रस्ताव लेके कि सीता मैया को वापस करो, बंद करो ये दुकान लड़ाई झगड़े, नहीं माने तो वानरों की सेना लगे प्रभु रामचंद्र ने हराया था उनको। याद रखिए, ये हमारे लिए सीख है। सिमिलरली महाभारत में श्री कृष्ण भगवान गए डिप्लोमेट बन के, उन्होंने कहा 5 गांव दे दो, तो क्या बोले दुर्योधन, एक सुई की नोक पे बैठेगा, सुई के अग्र पे, इतनी जमीन भी नहीं दूंगा। लड़ाई हुई और कमजोर पांडवों ने कौरवों को हराया। आपकी बाजू सत्य की है। आगे वाला कितना भी बड़ा हो, चाहे वो अपने हो, कितना भी बड़ा हो, वो आपको या तो आपको आपका काम करेगा और आप जीतेंगे, ये निश्चित है, ये निश्चित है। याद रखिए, हम सिर्फ हड़बड़ी में इसलिए है कि हमारे लोग रोज 200 लोग कम से कम रोज मर रहे, इसलिए हमें जल्दी है। ये हमने मंत्री जी को बताया है और देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन हिम्मत नहीं हारना, निराश होके तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। आपको और लड़ाई में निराश सैनिक लड़ाई लड़ ही नहीं सकता। और जिनको नहीं करना है वो तो वैसे घर बैठे रहे। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि यहाँ पे खेलने वाले सचिन तेंदुलकर कम है और कमेंट्री करने वाले लाला अमरनाथ बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे मत करो, हम लोग जीतने वाले हैं, विश्वास रखो और विश्वास रखिए और अपने मन में प्रार्थना कीजिए। आज देखिए आप गुजरात में उन्होंने क्या शुरू किया, पूरे गुजरात में सुंदरकांड का पाठ हो रहा है, जितने हिंदू है कर रहे हैं, और पूरे गुजरात में जितने मुस्लिम हैं वो अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि ये काम हो जाए। तो इससे बड़ी क्या सीख और क्या आदर्श चाहिए हमको कि हमारे लोग जमा नहीं हो पाते, लेकिन ये तो कर सकते हैं। अरे भाई, भावना तो वहाँ की है, सद्भावना है, वो तो पूरे देश की है। तो आपकी जीत कैसे नहीं होगी? बिल्कुल होगी, आपकी जीत होने वाली है, आप यकीन मानिए होने वाली है। और इसके बीच में जो भी आएगा वो नष्ट हो जाएगा, मैं आपको बताता हूँ। धन्यवाद।